गवर्नेंस का सिलेबस पता है आप लोगों को? कोई बता पाएगा गवर्नेंस का सिलेबस कहां से स्टार्ट होता है? एनीबडी? हाँ जी बोलिए। एनीबडी? हाँ, वेरी गुड। ट्रांसपेरेंसी, देन अकाउंटेबिलिटी, देन ओके वेरी गुड, अकाउंटेबिलिटी, देन ई गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सर्विस, देन सॉरी probity, okay, probity, then RTI, then good governance, very good, और सिटीजन चार्टर। हाँ, और किसी को? वर्क कल्चर, एनजीओ, एनजीओ, देन सेल्फ हेल्प ग्रुप, और बताइए। कुछ लोग हैं ऐसा जो दोबारा पढ़ रहे हैं गवर्नेंस? एनीवन जिनका रिपीट हो रहा होगा? डरना नहीं है, आई वोंट आस्क एनीथिंग, है ना, चिंता नहीं करो। सॉरी, अच्छा, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ये तो आप मन से बोल रहे हो, सिलेबस में नहीं लिखा है। इट्स अ पार्ट ऑफ सिटीजन चार्टर, अलग से सिलेबस में मेंशन नहीं किया है। हाँ जी, सोशल नहीं समझ में आया, सोशल के आगे ऑडिट, अच्छा, सिलेबस में नहीं लिखा है? सोशल ऑडिट नहीं लिखा होगा सिलेबस में, नहीं लिखा होगा, मैंने कुछ दिया होगा तो बात अलग है, हमारे यहाँ के बुकलेट में होगा सोशल ऑडिट है वो, तो इसको मैंने खोला है ना, फिर अभी मैं उसी पर आऊंगा। सोशल ऑडिट ऑफिशियली इट इज नॉट मेंशन इन द सिलेबस, राइट? तो बेसिकली ये की टर्म्स हैं जो जिसकी आप बात कर रहे हैं। पॉलिसी, ठीक है। ऐसा कोई है जिसके पास सिलेबस की कॉपी आज तक आपके पास ना आई हो, मतलब आपने ढूंढा नहीं या आपको मिली नहीं, ऐसा कुछ? एनीवन? इसमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, यदि किसी ने ढूंढने की कोशिश की है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको मेंस का सारा सिलेबस यहां दिख जाएगा इस वाले टैब में, ठीक है, जनरल स्टडीज 1। अब देखो ये काम मैं अक्सर ओरिएंटेशन में करता हूं, लेकिन फिलहाल यहां से हिस्ट्री का है, सोसाइटी का है, अब एक रिलेशन समझिएगा। सोसाइटी में रोल ऑफ विमेन, विमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन, एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज। मैंने बताया था ये डेवलपमेंट वाला हर पेपर में आपको मिलेगा, है ना, कोई भी पेपर नहीं है बचा हुआ। अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। सो अर्बनाइजेशन ज्योग्राफी में भी पढ़ते हो, समहाउ सोसाइटी में तो है, पढ़ना पड़ता है, बिकॉज अर्बनाइजेशन इज नॉट अबाउट द मेकिंग बिल्डिंग्स एंड रोड्स, ओके, दिस इज नॉट अबाउट कंस्ट्रक्शंस एंड ऑल। लोग जो रह रहे हैं वो भी अर्बनाइजेशन का पार्ट है, लोगों की लाइफ कैसे मैनेज हो रही है, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ अर्बनाइजेशन। एंड देन सोशल स्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज एंड challenges faced by the people those who are living in urban areas. So this is about urbanization, their problems and their remedies. अभी बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो गए हैं, पॉल्यूशन ये वो, तो पॉल्यूशन कहां पढ़ोगे? मे बी ज्योग्राफी में, मे बी एनवायरमेंट में। सोसाइटी है तो सोशल कंटेक्स्ट आपको अर्बनाइजेशन में देखने की जरूरत है। देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज
इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो ये वही ग्लोबलाइजेशन है जिसको आप डेवलपमेंटल इश्यूज के साथ पढ़ते हो और इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। यही ग्लोबलाइजेशन है जो अभी पेपर 2 में आपको पढ़ना है, गवर्नेंस में। सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। और बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी आपकी कि आप हर टर्म के पीछे एक स्टोरी तैयार करें खुद की, कि आपको क्या समझ में आता, इसका बैकग्राउंड क्या है। इससे क्या होगा, आप देखोगे लास्ट 50 इयर्स का आप इतिहास निकाल कर देखोगे यूपीएससी, यू विल फाइंड कि ऐसे इन्हीं में से घूम घूम के पूछा जाता। ये टॉपिक्स ऐसे हैं, आपको आप कोई सा भी ऑप्शनल ले लीजिए, ह्यूमैनिटीज खासकर, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, देन ज्योग्राफी में भी कुछ हद तक आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहां पर इस तरह के कॉमन टॉपिक्स आपको मिलेंगे। मतलब बहुत आइसोलेट नहीं कर सकते आप कि अच्छा ये अलग है ये अलग है, ऐसा नहीं। तो इन टॉपिक्स को आपको बाय डिफॉल्ट पढ़ना भी है सब्जेक्ट क्लास जब होगी, और इन जनरल आपको समझना भी है कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो रही है। रीजनलिज्म मींस व्हाट, है ना। एक रीजन पढ़ोगे आप ज्योग्राफी में और रीजनलिज्म पढ़ोगे सोसाइटी में। तो ज्योग्राफी में आप रीजन वाइज पढ़ोगे, है ना, रीजनल ज्योग्राफी हम कहते हैं। बट आफ्टर ऑल ज्योग्राफी इज गोइंग टू अफेक्ट योर कल्चर। तो जब तक कल्चर की बात नहीं होगी हम रीजनलिज्म की बात नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं इंटरलिंक क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरलिंक करके आपको बैठने की जरूरत है। और यूपीएससी के टॉपिक ऐसा नहीं है कि सर ये पढ़ लिया और फिर अब आगे बढ़ गए, इसको साथ लेकर आगे जाना, आपको छोड़ नहीं सकते आप, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये तो बात हो गई सोसाइटी की। नाउ यहां देखिए पेपर 2 में पॉलिटी का सिलेबस आपका यहां तक है, ठीक है। पॉलिटी इज अबाउट इंडियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, देश में इलेक्शन कैसे होते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना होता है आपको। और बेसिक का मतलब ये हुआ थोड़ा बैकग्राउंड में हम जाते हैं, जहां पर हम ये देखते हैं कि इंडिया में आखिर अलग अलग डायनेस्टीज कैसे सरवाइव किए। और फिर आप देखोगे ब्रिटिश गवर्नमेंट की एंट्री कैसे होती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो हमको सेटअप दिया उसको हमें पढ़ना पड़ता है, बिकॉज आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखता है ना, वो ऐसा इसलिए दिखता है बिकॉज जहां पर आप सो कॉल्ड हिस्ट्री पढ़ना बंद करते हैं, हिस्ट्री की पढ़ाई आपकी लास्ट 1857 से लेकर 1947 तक यहां क्लोज करते हैं आप, ठीक है। और इसके ठीक बाद आप इंडियन पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहां से हैंड ओवर हो जाता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को। जो बिल्कुल फ्रेश बच्चे होंगे उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है डिस्कशन, राइट। अब आप देखोगे कि यहां से हम पॉलिटी का एक रेफरेंस लेते हैं, इनफैक्ट और पहले से हम जाते हैं। ये क्या था आपका, ये मॉडर्न इंडिया है, इसके पहले मिडिवल है, इसके पहले एंशिएंट इंडिया है। तो एंशिएंट से हम पॉलिटी में बहुत ज्यादा बेस नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी बेस आ जाता है। सपोज if you are going to talk about women reservation, then definitely context will start from background, and that is ancient India, right। यहां से आप स्टार्ट करोगे women reservation पर बात करना, और यहां से फिर यहां एंड देन फाइनली 47 में क्या था, फिर इसके बाद बीच में और एफर्ट लगाया women reservation, एंड फाइनली 2023 तक आप आओगे women reservation में। होगा ऐसा? सेम ऐसे में भी होगा। सोशियोलॉजी में मान लो विमेन रिजर्वेशन पर आया, और आएगा जरूर बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सिलेबस। पॉलिटिकल साइंस उसमें भी आएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहां भी आएगा। मतलब ये कुछ सब्जेक्ट्स है ना जिनमें टॉपिक बहुत सिमिलर है, तो आप देखेंगे वहां से चलते हुए इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इंडियन पॉलिटी का बैकग्राउंड इन जनरल जब हम लोग पढ़ते हैं तो 1773 से स्टार्ट करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, जहां पर एक्चुअल में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना शुरू किया। इससे पहले क्या था, उनकी ऑटोनॉमी थी, भारत में वो जैसा काम करना चाहते थे उनको करने दिया गया। बट ग्रेजुअली उन्होंने इनके ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया, बिकॉज वो लोग लॉस मेकिंग दिखा रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। इट वॉज अ कंपनी, और उनका काम था कि प्रॉफिट अर्न करके ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रॉफिट देना, बट ये लोग और लोन लेते जा रहे थे। तो इन सब की इंक्वायरी बैठती है, तो आप देखोगे ऐसे बहुत सारे एक्ट्स आएंगे, ठीक है। 1784, फिर 1813, 1833, 1853, 1858,
क्लियर है? 1861, 1892, then 1909, 1919, 1935 एंड फाइनली 1947 आपका ये वाला। तो इतना सारा बैकग्राउंड आपको पढ़ना है, ठीक है? मोटे मोटे तौर पर सारा लिख दिया मैंने। अब आप बोलेंगे सर ये प्री में पढ़ना है मेंस में पढ़ना है ना? प्री मेंस अभी मत करो, आप साल भर पढ़ते तक प्री मेंस मत देखो। आप प्री स्पेसिफिकली आप दिसंबर, जिस साल आपको एग्जाम देना है, सपोज यू आर प्लानिंग फॉर 2024, देन दिसंबर वुड बी लास्ट फॉर योर इंटीग्रेटेड स्टडीज। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल 2024 के ये 4 महीने प्योर डेडिकेटेड होंगे आपके प्रीलिम्स के लिए। जिस साल भी एग्जाम दोगे वो 4 मंथ्स एग्जैक्टली आपके प्रीलिम्स के लिए रिजर्व होंगे। पहले ही कैलेंडर आपको बना लेना, ठीक है ना? 25 में दो, 26 में दो, 27 में, सब में यही कॉमन होगा। तो ये प्रीलिम्स और मेंस नहीं करना है, अभी आपको सारी स्टोरी समझना है। प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कुछ फैक्ट्स आपको रटने होते हैं। पॉलिटी में ये बैकग्राउंड पहले पढ़ा जाता है। आफ्टर ऑल स्टार्ट यहीं से ही करते हो आप, जब यहां से डिसाइड होता है कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा होगा, हम आजाद हो गए हैं। और फिर आप क्या करते हो, पॉलिटी में बैकग्राउंड पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करती है। अब तक हम दूसरों के बनाए हुए कानून से देश को चला रहे थे, अब हमारा टर्न आ गया कि हम खुद के रूल्स रेगुलेशंस बनाएं। हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, फिर असेंबली के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़ते हो, कमेटीज के नाम पढ़ते हैं, किसने क्या रोल प्ले किया वो पढ़ते हैं, किन किन कॉन्स्टिट्यूशन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस तैयार किया वो पढ़ते हैं, और फाइनली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो इसके अंदर लिखे प्रोविजंस को पढ़ना। नंबर वाइज हमने 395 कानून बनाए हैं, ऐसा आप सोच सकते हो। लॉज हैं, पॉइंट्स हैं, प्रोविजंस है, एंड दीज आर कॉल्ड आर्टिकल्स, ठीक है? इन्हीं को आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 395, लास्ट नंबर इज 395, इससे ऊपर का नंबर नहीं है। बट अंदर अंदर अमेंड इतना कर दिया हमने कि वो मोर देन 500 हो गया। यदि टोटल आप देखोगे इट्स मोर देन 500। अब ये बन गया तो अब हमें क्या देखना है कि हमारा देश इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, और इसीलिए सबसे प्राइम सब्जेक्ट आपका कोई है, दैट इज योर इंडियन पॉलिटी। प्राइम सब्जेक्ट क्यों है? बिकॉज इससे डिसाइड हुआ कि हमारा देश कैसे चलेगा, इससे हमारी इकोनॉमी डिसाइड हुई, इससे यह डिसाइड हुआ कि हमें हिस्ट्री के किस सेक्शन से क्या लेना, हम अपने देश के इतिहास को कैसे पढ़ेंगे। हालांकि इस पर भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हैं, जैसे अभी बीजेपी कांग्रेस का झगड़ा है, बीजेपी कुछ को कट करती है, कांग्रेस जोड़ देती है, फिर वो कट करते हैं, फिर जोड़ देते हैं। इसीलिए हिस्ट्री में क्या पढ़ते हो आप? ओल्ड एनसीईआरटी, 10th 11th 12th की ओल्ड एनसीईआरटी, क्योंकि बीजेपी ने कम कर दिया कंटेंट, जबकि हमें ज्यादा पढ़ना है, तो इसलिए आप ओल्ड वाली एनसीईआरटी पढ़ते हो। कुछ न्यू वाली पढ़ते हैं, 6 to 9 न्यू और 10th 11th 12th ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी में ज्यादा कंटेंट है हिस्ट्री का। एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल फाइट बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, हमें यह देखना है कि हमारा देश तैयार कैसे हुआ। अब इन प्रोविजंस को आपको 99% एज इट इज पढ़ना है। 1% इसलिए छोड़ दिया, 1% आप भूल गए तो, है ना, मानकर चलते हैं हम, तो एज इट इज पढ़ना है जो रूल लिखा है। अब एक तरह से ये प्रिंसिपल्स हैं, आपको इनको रिमेंबर रखना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, किसमें क्या लिखा है, कंडीशंस क्या है। तो आप बोलेंगे सर ये बहुत हैवी है, 1 to 395 याद रखना, ऑब्वियसली, लेकिन अप्रॉक्स 200 से 250 के बीच में आपका काम चल जाता है। आप बोलेंगे ये भी बहुत भारी है, एक दिन में याद नहीं होगा आपको, कुछ न्यूज़पेपर से, कुछ क्लासरूम से, कुछ सेल्फ स्टडी से धीरे 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 आपको याद होना शुरू होगा, ठीक है? आप देखेंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमने सबसे पहले यह डिसाइड किया कि हमारी जमीन कौन सी, हमारा लैंड एरिया कौन सा। इसके बाद तो ऐसे हमने डिजाइन किया, 1 से 4 तक हमने बताया कि हमारा देश कैसा। फिर इसमें रहने वाले लोगों के बारे में हमने डिसाइड किया, पॉपुलेशन के बारे में 5 to 11,
सिटीजनशिप के एक्ट्स हमने लिखे इसमें कि इस देश का नागरिक कौन होगा, तो डेट्स हैं उसमें बहुत सारे। फिर आप देखोगे कि इनके राइट्स के बारे में हम बात करेंगे कि इनके राइट्स क्या हैं। सो वी डिसाइडेड टू पुट फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल राइट फ्रॉम 14 टू 35, लेकिन 12 से उसको पढ़ा जाएगा 35 तक। फिर राइट्स जब लिख रहे थे तो बहुत सारे राइट्स लिख लिए गए। फिर गवर्नमेंट को लगा ये सारे राइट्स एक साथ देना पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने कुछ राइट्स को स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया। उसी को आप क्या कहते हो, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उनको हमने डीपीएसपी कह दिया और उन्हें हमने 36 टू 51 तक लगा दिया। ठीक है, बाद में फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए जो कि आर्टिकल 51A में टोटल 11 आर्टिकल्स है, ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के तक, है ना। अब यहां से जब हो गया कि जमीन कौन सी है, रहने वाले लोग कौन से हैं, जब ये सब डिसाइड हो गया, उनके राइट्स कौन से हैं, देन फाइनली हमने इस देश के जो सबसे हेड हैं उनके बारे में डिसाइड किया, एंड दैट वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 में हमने इनको मेंशन किया। और यहां से आप देखोगे पहले हमने नेशनल गवर्नमेंट को डील किया, फिर स्टेट गवर्नमेंट को डील किया, देन लोकल गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंटल मशीनरीज हमारे पास हैं, जैसे सीएजी हमारे पास है, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, देन फाइनेंस कमीशन, देन एसटी कमीशन, एससी कमीशन, ओबीसी कमीशन, एक्सेट्रा। ये मशीनरी है, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाली मशीनरी है। इसी में नेशनल गवर्नमेंट में फिर आपने क्या किया, पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा। पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इनके ऑफिसर्स, इनका प्रोसीजर, इनका बजट, आ रहा है समझ में। फिर यहां पर सेम स्टेट गवर्नमेंट में हमने गवर्नर से स्टार्ट किया, सीएम के बारे में पढ़ा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, विधानसभा, विधान परिषद, इनके ऑफिसर डिटेल्स, और स्टेट में जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर ये सब कर लेने के बाद हमारे पास इंडिपेंडेंटली सुप्रीम कोर्ट है, देन हाई कोर्ट्स हैं, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। इन तीनों को पढ़ना है कोर्ट सिस्टम में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। जुडिशरी का एक अलग विंग है हमारे पास। क्लियर हो रहा है? मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं आफ्टर ऑल आ रहा हूं गवर्नेंस पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर आ रहा हूं, लेकिन ये आपको समझना जरूरी कि हम पढ़ क्यों रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बार बार ये बताकर मैं आपका माइंड मेकअप कर देना चाहता हूं कि एक ढांचा बन जाए कि हम किस चीज की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलोडेड होगा तो बताएंगे, है ना। कुछ लोग पहले भी सुन चुके होंगे तो बोर नहीं होना है ना। फ्लाइट में जब जाते हैं ना तो बार बार वो लोग इंस्ट्रक्शंस को हर बार बताते हैं, ये जानते हुए कि ये लोग रोज फ्लाई कर रहे होंगे, बोर हो जाते हैं। सीट बेल्ट ऐसे बांधो, ऑक्सीजन मास्क कैसे लगाना है, लेकिन फिर भी रोज सुनना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि इस पैटर्न से आपको यह समझ में आता है कि देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलेगा। अब आपको भी पता है कि जो प्रधानमंत्री और उनकी टीम है वही लोग देश का लगभग सब कुछ डिसाइड करने वाले हैं, एवरीथिंग। आप साइंस टेक में सैटेलाइट लॉन्च करोगे, चंद्रयान लॉन्च करोगे, वो भी वही डिसाइड करने वाले हैं। कोई स्कीम लॉन्च होने वाली है, जैसे किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से फसल बीमा योजना, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे आप, दैट इज अगेन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। आ रहा है समझ में? अब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितना भी काम कर ले, लेकिन आपको इनके साथ काम करना पड़ेगा। तो पॉलिसीज आर डिसाइडेड बाय द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, और इसमें मेन जो रोल प्ले करने वाला कोई बंदा है वो है ब्यूरोक्रेट। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद कहीं पर भी आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिखाई देगा। एक ही जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन का बेस है, वो यूपीएससी वाले जब आर्टिकल्स आप पढ़ेंगे 308 से लेकर 323, मैंने आपको एथिक्स में भी बताया था। ऑल इंडिया सर्विसेज आर्टिकल 312, 315 में यूपीएससी, ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इन तीन सर्विसेज को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है। और इसीलिए तीनों सर्विसेज पूरे दुनिया में यूनिक हैं, बिकॉज रेयर कंट्री है इंडिया जिसने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है, और उसमें आपको सेफ्टी सिक्योरिटी भी दी गई है। इसीलिए इस सर्विस का बहुत महान स्तर है, इसको बहुत गर्व से और बहुत प्राउड के साथ देखा जाता है। इसीलिए इसमें सेलेक्टेड लोग भगवान के जैसे नजर आते हैं। इलेक्शन आप देख रहे हो कितना मारामारी,
है ना, 5 साल कोई रहा, उसकी सीट काट दी गई। आप एक बार सेलेक्ट हो गए तो कोई हटा नहीं सकता जब तक बहुत ही अति बदमाशी ना कर लो, है ना, तो आपको कोई नहीं हटा सकता। तो ये ज्यादा आसान है। लेकिन वहां रहने पर होता यह है कि आप चूंकि उन ब्यूरोक्रेट्स को भी हैंडल करते हैं, इसलिए वो पोस्ट ज्यादा बड़ी लगती है हमें। लेकिन इट्स ऑल अबाउट यू कि आपको क्या अच्छा लगता है। कुछ को फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है कि बहुत स्पीड है, बहुत एनर्जी है। कुछ को स्लो मोशन में खड़े रहने वाला खेल अच्छा लगता है। एनीवेज, सो आफ्टर ऑल इस पूरे सेटअप को पढ़ने का एक रीजन ये है कि पूरी दुनिया इसी से मैनेज हुई है। आप देखोगे जब हम बिल्कुल और बैकग्राउंड में चले जाएं, ठीक है, तो बैकग्राउंड में जाने का मकसद यह है कि जब हम बात करते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी की, तो प्रिमिटिव सोसाइटी में हमारे पास एक ही सिस्टम था और वो था कि हम इंसान थे, बाकी कुछ भी नहीं आता था, ना सोसाइटी, ना एडमिनिस्ट्रेशन, ना पॉलिटिकल सिस्टम। लेकिन हमने जानवरों से सीखना शुरू किया। अब यहां पर होता क्या है, ऐसे अलग अलग ग्रुप जंगल में घूम रहे हैं। इनमें से जो स्ट्रांग ग्रुप हुआ उसने फाइट किया सामने वाले से सर्वाइवल को लेकर, और इन दोनों में फाइट हुआ। फाइट होने के बाद कोई एक सर्वाइव किया होगा, कुछ लोग मारे भी जाते थे उस जमाने में, और जंगल में अलग अलग जगह दिखाई देते थे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो ह्यूमन बीइंग है उसने सेलेक्टेड लोकेशन में ही अपना जन्म लिया। ये तो सभी जानते हैं, हम एंथ्रोपोलॉजी या फिर बायोलॉजी या ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो इसके बारे में। इसीलिए हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। स्पीसीज अलग अलग जगह पर हुए, ज्योग्राफिक कंडीशंस के कारण हमारे हाइट, हेल्थ, हेयर स्टाइल, कलर कॉम्बिनेशन सब बदल गए, है ना। और वहीं से आप देखोगे ऐसे 4-5 जगह है जहां पर इंसान पैदा हुआ और उसी स्टाइल में वो बढ़ना शुरू करता। अब इनमें एक तरह से क्या हुआ, ये जो जंगल में रह रहे थे काफी लंबे समय में जाकर इनके बीच एक कबीले का सरदार हो गया। अब ये क्या करने लगा, अपने पूरे ग्रुप को मैनेज करने लगा। इन्होंने सीखा था जानवर से, क्योंकि जानवर को जब चलते हुए देखते थे तो एक जानवर सामने लीड कर रहा होता था। इनको समझ में आया लीड करना चाहिए, और सारे जानवर उसके पीछे जा रहे हैं। बर्ड्स एक आपने देखा होगा लीड करता है ना, वो सबको लेकर जा रहा होता है, तो इनको भी समझ में आया। अब यहां से इन्होंने क्या किया कि इनमें कुछ काम को डिवाइड करना शुरू किया अपने ग्रुप में। ये जो काम करने वाले लोग थे ये उस जमाने के एडमिनिस्ट्रेशन थे, ठीक है, ये उस जमाने का एडमिनिस्ट्रेशन था जिसको पीछे बैठ के काम करना था। इनमें से किसी को फायर अरेंज करना था, वाटर अरेंज करना था, फूड अरेंज करना था, सिक्योरिटी अरेंज करना था। ऐसे सबको अलग अलग रोल दिया गया। अब ये जब मरा तो इसका बेटा सरदार बन गया। ये सिलसिला चल पड़ा, एंड दिस वाज द पॉलिटिकल एक्टिविटी। उस जमाने के हिसाब से ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, राइट। फिर सिविलाइजेशन के एंट्री के बाद आप देखोगे छोटा सा गांव, फिर थोड़ा और, फिर थोड़ा और, ऐसा करते करते पूरी डायनेस्टी बनने लगी। और ये सिस्टम एज इट इज चल रहा है, एडमिन और किंग वाला सिस्टम। लेकिन साथ में सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इनकी छोटी छोटी आर्मी भी होने लगी, सेना, सेनापति, है ना। और जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ी वैसे वैसे इन्होंने डिफरेंट डिविजन्स क्रिएट करना शुरू किया। जैसे आप देखोगे मुगलों के जमाने में या फिर दिल्ली सल्तनत में आप पढ़ोगे या शिवाजी के टाइम पर, तो कुछ कुछ अलग अलग डेवलपमेंट नजर आते हैं। कुछ के में मार्केट मैकेनिज्म भी था। आपको पता है कुछ लोगों ने सिंबॉलिक करेंसी कॉइन्स चालू किया था। कुछ लोगों के पास प्रॉपर आर्मी का डिवीजन था, ट्रेनर से रिक्रूटमेंट होता था, सैलरी दी जाती थी, कैश में सैलरी दी जाती थी, ठीक है, बहुत सारा डिवीजन था। कुछ के यहां पोस्टल डिपार्टमेंट था, कुछ फॉरेन रिलेशन मेंटेन करते थे। जैसे टीपू सुल्तान उस जमाने में बड़े एडवांस थे, वो फ्रांस से ट्रेनर बुला रहे थे, है ना, कहा लोकल नहीं चलेंगे। तो उन्होंने उस जमाने में ऐसा सोचा कि मुझे बाहर से लोगों को बुलाना है, मतलब ग्लोबल विजन था उनका, ऐसा आप कह सकते हो। फिर कुछ को आज भी जैसे बहुत शौकिया लोग हैं तो बिजनेस बाहर से करते थे, इंडिया से नहीं करते थे, बहुत सारा सामान बाहर से आता था। तो आप देखोगे हर तरह की एक्टिविटीज थी और सबके अलग अलग अपने बेनिफिट्स है। ओवरऑल होता क्या है कि उस जमाने में दो ही चीजें ज्यादा फेमस थी, लोग जिनके बारे में बात करते थे, एक किंग के बारे में और दूसरा डायनेस्टीज के बारे में बात होती थी।
मतलब इनके किंग के जो डायनेस्टीज हैं, साम्राज्य हैं, उनके बारे में बात होती थी। तो इन्होंने क्या किया और यहां क्या होता है, ये दो एंगल थे लोगों के बात करने के, कि फला देश के राजा ऐसा करते हैं, ये फेमस था। जैसे आप अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करते, और क्या बात करते हैं, उनका एडमिन कैसा था, उनकी टीम के किसी भी एक बंदे के बारे में आप फर्दर नहीं जानते, नेवर। अकबर के बारे में भी जानते हैं तो बहुत ज्यादा हो गया क्लोज, तो 9 जेम्स, और उसमें भी बीरबल खासकर, है ना, आज भी बीरबल की स्टोरीज हम पढ़ते हैं। तो आप देखोगे कि ज्यादातर किंग के बारे में ही गुणगान हुआ, उनके साइड वाले जो है ना को एक्टर्स थे या साइड रोल वाले, उनको कभी याद नहीं किया गया। तो ये पूरे टाइम हमने बात किया मगध के राजा, ऐसे हम बात करते थे, मतलब मगध वॉज फेमस डायनेस्टी। तो आप या तो एरिया के बारे में या पर्सन के बारे में बात करते थे, और इसका क्रेडिट जाता है उस जमाने के हिस्टोरियंस को। प्रोफेशनल हिस्टोरियंस नहीं थे, डिग्री वाले नहीं थे, बट देवर ट्रैवलर्स, जो कहीं कहीं पर जाते थे, ठीक है, फॉरेन से जो आए घूमने के लिए आए, तो उन्होंने कहा, देखा, अच्छा राजा ने बहुत स्वागत किया, तो राजा की तारीफ कर दिए। फिर उनको ठीक लगा सिस्टम, देखा अच्छा गार्डन बना हुआ है, पानी है, ये वो सब कुछ, तो उन्होंने तारीफ कर दिया। ऐसा करते करते इन्होंने इनके बारे में जो भी लिखा, फिर क्या हुआ, इनके बिहेवियर, इनके टैक्टिक्स बड़े फेमस होने लगे, क्योंकि फिर वॉर बढ़ गए, वॉर की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि सर्वाइवल वॉर से होने लगा, ठीक है। फिर लोगों ने घुड़सवार रख लिए, एलिफेंट्स रख लिए, फिर नए नए वेपन्स आने लगे। आपको पता होगा मुगल्स में पहली बार उन्होंने तोप खाने रखे थे, टैंक्स थे उनके पास, और उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि इधर से मारो, इधर से मारो, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ वॉर होने लगा। तो ये सब ग्रेजुअल हुआ, एकदम से नहीं हुआ, ठीक है। और आप देख पाते हैं कि जब ऐसा होने लगा तो इनकी जो भी प्रैक्टिसेस थी उनको बुक्स में लिखा गया, और इनके बारे में लिखा कि ये ऑपरेट हो रहा है इनके थ्रू। तो इनके बिहेवियर को, इनके अच्छे प्रैक्टिसेस को हमने धीरे धीरे प्रिंसिपल मानना शुरू किया। एक राजा ने जो फॉलो किया वही कई राजाओं ने फॉलो किया। फाइनली ये हुआ कि रिजल्ट सब में सिमिलर आ रहे हैं। सो नाउ वी डिसाइडेड कि ये हमारा प्रिंसिपल हो गया किसी देश को चलाने का, और वो प्रिंसिपल एक तरह से रूल बन गया। जब रूल बना तो आप देखेंगे उनको बुक्स में जब लिखा गया, और वहीं से फिर पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट के तौर पर इसको पढ़ा जाने लगा। आ रहा है समझ में? तो ऐसे आप देख पा रहे हो पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट के तौर पर डेवलप होता है। ग्रेजुअल हुआ, एकदम से नहीं हुआ। लेकिन अभी भी आपने एक चीज नोट की होगी, एडमिनिस्ट्रेशन मिसिंग है। दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत फेमस था तो केवल इनका अकबर का के जो 9 जेम्स है वो फेमस थे, और थोड़े बहुत 2-4 लोगों का नाम लिया जाता है ना, कि वो बड़ा फेमस सेनापति था। लेकिन कई जगह सेनापति ही अपने राजा को मार के खुद राजा बन जाता था, कई जगह ऐसा भी हुआ। तो ये सिस्टम चल पड़ा, और ग्रेजुअली आप देखोगे कि पॉलिटिकल साइंस एक सीनियर सब्जेक्ट के तौर पर डेवलप होना शुरू हुआ। ये जब आया, इसके पीछे पीछे सोशियोलॉजी को डेवलप किया गया अबाउट सोसाइटी, क्योंकि लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी। फिर इसी के बाद फिलॉसफी, क्योंकि लोग सोसाइटी को देखना शुरू किए, बैठ के ऑब्जर्व करना शुरू किए। हालांकि फिलॉसफी और पुराना सब्जेक्ट है, और फिलॉसफी क्या है? दर्शन। दर्शन मीन्स देखना, ऑब्जर्वेशन। तो जो भी सोसाइटी में ऑब्जर्व किया उसको लिख दिया लोगों ने। तो यहां से फिलॉसफी एक पुराना सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद सोसाइटी के बारे में सोशियोलॉजी लिखा गया, और पॉलिटिकल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए पॉलिटिकल साइंस लिखा गया। और हम क्या बोल रहे हैं? साइंस, लॉजी, सोशियोलॉजी। लॉजी मीन्स साइंस, है ना। पॉलिटिकल साइंस में तो साइंस शब्द लगा हुआ है। साइंस का मतलब क्या हुआ? मैंने एक दिन और आपसे बोला था, इट हैज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, सभी जगह इक्वली एप्लीकेबल होगा, एंड रिजल्ट्स विल बी सिमिलर। तो जब रिजल्ट सिमिलर आ रहे हैं, यहीं से साइंस परफेक्ट नजर आता है। साइंस में होता यही है कि उसके रिजल्ट सिमिलर होंगे, बार बार जो भी करोगे रिजल्ट सिमिलर आएगा। क्लियर है? अब यहां से ये चीज डेवलप होने लगी, इसीलिए आप देखोगे राजा या किंग या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रांग होने लगे, ठीक है ना, इंक्लूडिंग अमेरिका, यूरोप, इंडिया, एशिया, चाइना, सभी जगह पर केवल डायनेस्टीज के बारे में बातचीत हो रही है।
अब होता यह है कि सबका एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप तो हो रहा था, बट ऑफिशियली एज अ सब्जेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहीं पर बातचीत नहीं हो रही थी। आप देखोगे कौटिल्य ने भी क्या बोला था, किंग का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ओके, उसकी वेलफेयर पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए, वो सब बता रहा है वो। बट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसने भी कम लिखा, ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन किंग और स्टेट के बारे में ज्यादा लिखा। तो पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट के तौर पर डेवलप हो चुका। अब होता यह है, इसी के पैरेलल हम देखेंगे 18, इसको मान लीजिए 1880 ही मान लेते हैं, ठीक है। अमेरिका के एक प्रेसिडेंट गारफील्ड को पब्लिकली शूट कर दिया एक अनएम्प्लॉयड यूथ ने, मार दिया उसने राष्ट्रपति को। रीजन क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट। उस जमाने में भी अनएम्प्लॉयमेंट एक प्रॉब्लम थी। तो फिर पूरे अमेरिका में एक खलबली सी मच गई कि आखिर राष्ट्रपति को कैसे मार दिया, है ना। उतनी सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती थी उस जमाने में। तो आप देखेंगे कि यहां से यह डिसाइड हुआ कि कुछ प्रॉब्लम है, इसको समझा जाए। उसका रिटेलिएशन नहीं हुआ कि सारे यूथ को पकड़ के दौड़ा दिया और मार दिया, ऐसा नहीं हुआ। चाइना में इसी तरह का काम होता था कि किसी ने कुछ गलती किया तो बहुत लोगों को सजा दे दो। अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने समझा, स्टडी किया, और फाइनली बहुत सारे स्कॉलर्स अलग अलग तरीके से स्टडी कर रहे थे कि आखिर प्रॉब्लम क्या चल रही है अमेरिका में। तो वुड्रो विल्सन नाम के एक स्कॉलर, उनका स्पेलिंग लिख देता हूं मैं, वुड्रो विल्सन, इन्होंने बेसिकली एक पेपर प्रेजेंट किया यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो प्रोफेसर थे, ठीक है। और उन्होंने बोला वी नीड अ सेपरेट साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वी नीड अ सेपरेट साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब तक क्या था? पॉलिटिकल सिस्टम का साइंस था, एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस नहीं थे उस जमाने में। तो उन्होंने कहा वी नीड अ सेपरेट सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेपरेट साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और जब साइंस बोल रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होगी, सभी जगह पर अप्लाई हो सके। पहले तो उन्होंने अमेरिका के कंटेक्स्ट में सोचा कि अमेरिका के हर स्टेट में इसको अप्लाई करना है। और साइंस डेवलप होने का मतलब देयर मस्ट बी सर्टेन फॉर्मूलाज, ओके, अकॉर्डिंगली द कंट्री विल बी डेवलप्ड एंड अकॉर्डिंगली द एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स विल बी मैनेज्ड। ये उनके प्रिंसिपल में खास चीज थी। वो एक स्कॉलर थे, टीचर थे, प्रोफेसर थे, और उन्होंने काफी गहराई से इसके बारे में सोचा। और उन्होंने कहा कि हमें, दूसरी बात उन्होंने कही कि इसको पॉलिटिकल साइंस से सेपरेट रखते हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम का एक सेपरेट सब्जेक्ट हमें डेवलप करना। वी नीड टू सेपरेट थिंग्स, ओके। दिस सब्जेक्ट बिलोंग्स टू पॉलिटिशियन एंड दिस सब्जेक्ट बिलोंग्स टू एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? और ऐसा उन्होंने दो सब्जेक्ट में इसको डिवाइड किया। तो थ्योरेटिकली एंड ऑफिशियली इट इज कॉल्ड 1887 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बर्थ हुआ। एंड द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज वुड्रो विल्सन। यहां तक ठीक है? समझ में आ रहा है बैकग्राउंड से मैंने जहां से लिया? अब वुड्रो विल्सन 1887 में ये थियरी देते हैं कि वी नीड अ सेपरेट साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोगों को पहले बात हजम नहीं हुई, फाइनली दे एक्सेप्टेड इट और कहा इसके ऊपर विचार करें। अब वहां की जो यूनिवर्सिटीज हैं उनमें काम शुरू हो गया, क्योंकि प्रोफेसर थे, इन्होंने एक बड़ी थियरी दे दी। ये ठीक वैसे ही है जैसे अचानक कोई बोले कि भैया छत्तीसगढ़ी एक भाषा क्यों नहीं हो सकती। किसी ने थॉट दिया होगा, ठीक है। हम लोग जितना एफर्ट लगा रहे हैं, बुंदेलखंड वाले इतना ट्राई नहीं किए, राजस्थान वाले राजस्थानी के लिए इतना ट्राई नहीं किए, मारवाड़ी उनकी बोली है ना राजस्थान में, हरियाणा वाले इतनी हरियाणवी के लिए ट्राई नहीं किए जितना हम लोग ट्राई कर रहे हैं छत्तीसगढ़ी को एक लैंग्वेज के तौर पर एस्टेब्लिश करें। तो इसमें गलत कुछ नहीं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं।
तो जिस तरह से हम लोगों ने ट्राई किया एक सब्जेक्ट डेवलप करने के लिए, इसके लिए क्या हो रहा होगा, यूनिवर्सिटीज में मीटिंग हो रही होंगी। उस मीटिंग में कौन आएगा, पहले से तो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज एक सब्जेक्ट के तौर पर एस्टेब्लिश नहीं है, तो कौन आएगा, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स आएंगे। किस लैंग्वेज के लोग ज्यादा आएंगे वहां पर बात करने के लिए, अलग अलग लैंग्वेजेस के आएंगे, लेकिन कॉमन कौन होंगे सबसे पहले, हिंदी वाले, हिंदी वाले जिनको छत्तीसगढ़ी भी आती है। फिर कुछ इंग्लिश वालों को बुलाएंगे हम, होगा ऐसा, और कुछ और रीजनल लैंग्वेज जैसे मराठी या और, ताकि भाई पता लगे कि आप लोग कैसे उसको डेवलप किए, इन एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा। सेम ऐसे ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने मिलकर इसके बारे में सोचना शुरू किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पर ही इसको सिलेबस को डिजाइन किया जा सकता था। वुड्रो विल्सन ने एक और बात कही कि इसको स्कूल कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया जाए, क्योंकि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यही बच्चे एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के डेवलप होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे साइंस को बचपन से पढ़ाया जाता है सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस पढ़ाओ, हिस्ट्री पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ, और सेम वे एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस भी पढ़ाया जाए। आ रहा है समझ में? तो 1914 तक इसी का एक्सटेंडेड 1914 तक अमेरिका के ढेर सारे स्कूल कॉलेज में इस सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाना शुरू कर दिया था। और हमारे देश में कब आया सब्जेक्ट, ठीक 100 इयर्स बाद। मैंने बताया था आपको, आप देखोगे यूपीएससी ने 1987 में ऑफिशियली इसे ऑप्शनल के तौर पर एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो हमें वहां तक पहुंचने में 100 इयर्स लग गए। इसीलिए कई मामलों में आज भी हम लोग बहुत पीछे हैं और वो लोग हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को उन्होंने पैदा किया ऑफिशियली विद सिलेबस, वो 100 साल पहले उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया था, और हम इसीलिए पीछे हैं। और हमें लगता है कि हम 2-4 साल में अमेरिका बन जाएंगे। अमेरिका बनने में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है गलत तरह की सोच में। हम ओवर एक्सपेक्टेशंस पाल लेते हैं, हमें एकदम हरा हरा दिखने लगता है सब कुछ तुरंत, अरे हम अमेरिका से कम है क्या? हम कम नहीं है, भारत अपनी जगह ज्यादा है, अमेरिका अपनी जगह ज्यादा है, ठीक है ना, कोई किसी से कम नहीं होता। तो आप देखोगे 1914 में वहां के स्कूल कॉलेज के सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियली आ गया। अब यहां से ढेर सारे स्कॉलर्स एड ऑन होने शुरू हुए। स्कॉलर्स का मतलब यह हुआ जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स। तो ज्यादातर किस सब्जेक्ट से हमने उधार लिया? पॉलिटिकल साइंस से। और पॉलिटिकल साइंस को हमने बोला दिस वुड बी मदर सब्जेक्ट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसे मदर सब्जेक्ट कहा हमने पॉलिटिकल साइंस को। क्लियर है? ये एक मदर सब्जेक्ट है और यहां से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन निकलेगा। अच्छा, अब बात हो रही है 1900 के आसपास की। तो आप देखोगे कि हम वैसे तो 19th सेंचुरी जब हम बोलते हैं तो वो कब से बोलते हैं? 18 प्लस 19th सेंचुरी हो गई है ना। जैसे मैं लिखूं 1801 तो ये 19th सेंचुरी लग गई, ठीक है। तो आप देखोगे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी थी 19th सेंचुरी में, ठीक है ना। अब उसको डेवलप होने में काफी टाइम लग गया, लगभग 100 इयर्स लग गए। मानते हैं इस चीज को? अब यहीं पर जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहां पर डेवलप हो रहा है तो लगभग इंडस्ट्रियलाइजेशन भी अपने पीक पर आने लगा था, ठीक है, 100 इयर्स के बाद। और इधर आप देख पाते हो कि हमारे देश में उसी टाइम पर, यदि इंडिया के बैकग्राउंड की बात करूं तो 1850 से लेकर 70s तक क्या आ गया था? स्टीम इंजन आ गया था, ट्रेन चला लिया था हमने, और टेलीग्राफ, टेलीफोन टाइप की चीजों पर हमने काम करना शुरू कर दिया था। आ रहा है समझ में? भाप का इंजन बन गया था ना भाई। तो आप देखोगे इंडस्ट्रीज को और पुश मिला वहां तक जाते जाते, और प्रॉपर फैक्ट्रीज डेवलप हो गई अगले 30-40 साल में। आ रहा समझ में? अब यहां से एक और चीज होती है कि जब यह देखा गया कि पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट है जिसमें किसी देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मैनेज होता है, और यहीं से एक और सब्जेक्ट डेवलप हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां से एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल डील होगा जो कि इनके अंडर में काम करेंगे। और एक एडमिनिस्ट्रेशन पहले से एग्जिस्ट करता था, वो था प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, और वो किसके साथ काम कर रहा था? प्राइवेट कंपनीज के साथ। वो कंपनीज तो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं,
तो उनके ऑलरेडी कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप्ड थे। क्लियर है? तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स ऑलरेडी डेवलप थे और ये था बिजनेस के प्रिंसिपल्स थे। और बिजनेस कहां रन होता है? ऑर्गेनाइजेशन में। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल पर ये लोग पहले ही काम कर रहे थे। जैसे एमबीए का जो सिलेबस होगा ना, वो मान के चलो वो यहां पर ऑलरेडी डेवलप था, आज की डेट में जो एमबीए का सिलेबस होता। तो अब ये हुआ कि इस सब्जेक्ट में कुछ चीजें उधार ली गई, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में जो थियरीज निकल कर आई वो यहां से और यहां से दोनों जगह से निकल कर आई और ये एक क्या बन गया? एक नया सब्जेक्ट डेवलप होने लगा, एक न्यू सब्जेक्ट के तौर पर एस्टेब्लिश होने लगा। और भी कई जगह से इन्होंने उधार लिया, ठीक है। और धीरे धीरे इसकी अपनी थियरीज डेवलप होने लगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। इसका अपना इतिहास बन गया, इसमें लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर ये स्कॉलर का नाम है। ही इज वेरी फेमस फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्होंने कहा दुनिया में कोई भी काम है उसको हम साइंटिफिक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी काम। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जिस काम को हम बार बार करते हैं उसमें हम एक्सपर्ट बन जाते हैं। जैसे मम्मी रोटी बनाती, आपको रोटी बनाने में टाइम लग सकता है, पापा रोटी बनाए, रोज नहीं बनाते हैं तो है ना, भारत का नक्शा पहले बनेगा रोटी में, गोल गोल होगा नहीं, इरिटेट होकर फिर गोल ऐसे कर दें, है ना। लेकिन मम्मी 2 मिनट में आपको बोलती है हाथ मुंह धोकर आओ, इतने में सब तैयार हो जाता, क्योंकि डेली उनको पता है क्या क्या कहां कहां, उनको अंदाज है। आपको 2 रोटी बनाना पता चला, इतना आटा भिगा दिया आप। तो ये एक्सपर्टीज को बहुत पहले इन लोगों ने समझ लिया था कि इसके बहुत फायदे हैं। और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ढेर सारी किताबें लिख दी और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अराउंड 5000 एक्सपेरिमेंट इन्होंने कर दिया और उसको किताबों में ढाल दिया। क्लियर है? कई सारी बुक्स इनकी पब्लिश हुई और आज भी आप इनके ढेर सारे प्रिंसिपल्स को अपने इंजीनियरिंग स्टडीज में पढ़ते हैं। जैसे टाइम एंड मोशन स्टडी, ये इन्हीं का दिया हुआ, ऑफिशियली किसी और ने दिया है लेकिन फेमस इन्होंने किया। ये हर चीज के लिए क्या मानते थे? हमें एक्सपर्ट चाहिए। तो इन थियरीज को इंजीनियरिंग साइड में इधर कहीं पढ़ाया जाता था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको अपने यहां भी ले लिया सिलेबस में, कहा हमको साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ना है। अब आप पूछोगे सर साइंटिफिक मैनेजमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इस्तेमाल है? क्लियर है? तो एडमिनिस्ट्रेशन में यह इस्तेमाल है साइंटिफिक मैनेजमेंट का कि एडमिनिस्ट्रेशन में जब हम काम करते हैं तो हम टाइम फ्रेम में नहीं, टाइम बाउंड काम नहीं करते हैं, अनलिमिटेड किए जा रहे हैं। एफ.डब्ल्यू. कहते हैं कि आप हर चीज के लिए टाइम फिक्स कीजिए, टाइम कैलकुलेट कीजिए। और सोचिए उस जमाने में इन्होंने थ्योरी दिया था पीस रेट सिस्टम। पीस रेट समझते हैं? जितना आप बनाओगे उसका पैसा मिलेगा। अभी कैसा काम होता है? घंटे के हिसाब से, कि भाई साहब हम 9 घंटे काम करेंगे, अब 9 घंटे में आप पूरे टाइम बीड़ी पी रहे हो, चाय पी रहे हो, गप्पे लड़ा रहे हो, फिर भी आप 9 घंटे का पैसा लेते हो। उन्होंने कहा ना, फुल टाइम नहीं, घंटे के हिसाब से नहीं चलेगा, पीस रेट, जितना पीस बनाओगे उसका पैसा मिलेगा। क्यों? आदमी बहुत तेज थे वो, है ना। हालांकि लोगों को लगा एक बहुत एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो। तो इन्होंने कहा पीस रेट सिस्टम, और वही पीस रेट सिस्टम आपके मनरेगा में इंप्लीमेंट आ रहा है समझ में? मनरेगा में इंप्लीमेंट हुआ पीस रेट सिस्टम। बहस भी हुई जब ये सिस्टम लॉन्च किया कांग्रेस ने, तो बहस हुई ये तो पीस रेट सिस्टम मतलब ये एक्सप्लॉइट करने वाला सिस्टम है। तो कांग्रेस ने कहा ना, आप ऐसे ही कैलकुलेट कर पाओगे, अदरवाइज ये खर्चीला होगा, मनरेगा प्रोडक्टिव नहीं होगा। तब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि हम एफ.डब्ल्यू. थ्योरी, एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरीज को आज भी कैसे हम रेलेवेंट मानते हैं। आ रहा है समझ में? ये पब्लिक एड का क्वेश्चन था, जीएस में नहीं आया। तो यूपीएससी बहुत अलर्ट है चीजों को लेकर, आपको हर जगह आंखें खुली रखनी है। तो आप देखोगे एफ.डब्ल्यू. टेलर जैसे और भी स्कॉलर्स आए जिनकी थ्योरीज को हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लिया, जैसे फाइल मैनेजमेंट, टाइम पर काम पूरा करना, है ना, एक ही काम। अभी सेकंड एआरसी ने क्या बोला, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने क्या बोला, एक आईएएस को 4 फील्ड में एक्सपर्ट बना दो, बजाय सब जगह उसको घुमाते हो, उसको आता कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा सब आता है, किसी एक में वो फुल नॉलेज के साथ नहीं है। एग्रीकल्चर में उसको खेती नहीं आती, लेकिन एग्रीकल्चर का फाइल साइन करने आता है है ना।
क्योंकि वो जर्नलिस्ट अप्रोच है। तो इन्होंने कहा नो, जर्नलिस्ट अप्रोच नहीं चाहिए, हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। तब सेकेंड एआरसी ने ये रिकमेंड किया कि हमारा एक आईएएस 4 फील्ड में उसको एक्सपर्ट बनाओ, 5वें में नहीं होना चाहिए, और पूरी लाइफ 4 में ही उसको काम कराओ। इससे क्या होगा, आपके मिस्टेक्स कम होंगे, ऐसा उन्होंने रिकमेंड किया। एनीवेज, तो आप देख पा रहे हैं एफडब्ल्यू टेलर जैसे स्कॉलर्स ने थ्योरी दी कि हर चीज के पीछे साइंटिफिक तरीका तलाश किया जाए। और आज जितने भी फावड़ा, कुल्हाड़ी, ये सब देखते हो ना, ये सब एफडब्ल्यू टेलर का पैदा किया हुआ था उस जमाने में। लीवर से सामान उठाना, मतलब किसी चीज को साइंटिफिकली सॉल्व करना, उन्होंने तरीका ढूंढा। जैसे बहुत वजनी सामान को लीवर से उठाओगे तो आसानी से उड़ जाता है ना। बड़े बड़े शिप को पानी में जब ले जाना होता है तो उसके नीचे पेड़ काट के लगा देते हैं गोल गोल, और उसी में लुढ़काते हुए ले जाते हैं, तो वही शिप बिना वजन के वो चला जाता है। और आप आदमी उठा के ले जाओगे तो सोचो उठा ही नहीं पाएंगे कभी भी। तो ऐसे ऐसे टेक्निक्स उन्होंने डेवलप की। जैसे आजकल हम फावड़े से सामान फेंकते हैं, मिट्टी वगैरह उठाना है, तो सब उन्हीं का इजाद किया हुआ है। तो मोर देन 5000 एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने नए नए टूल्स डिजाइन किए थे उस जमाने में। ठीक है, तो ये कमाल था एफडब्ल्यू टेलर का। फिर ऐसे ही हेनरी फेयोल हुए, जिनको प्रॉफिट ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। 14 प्रिंसिपल्स दिया इन्होंने मैनेजमेंट का। जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा है, ठीक है, हेनरी फेयोल। सो आप देखोगे हेनरी फेयोल आए, फिर इसमें और भी स्कॉलर हैं, जैसे फोर्ड इंडस्ट्री में गुलिक एंड उर्विक, 2 स्कॉलर्स काम करते थे, इंजीनियर थे बेसिकली। उन्होंने भी किताबें लिखी। फोर्ड कंपनी है ना, कार कंपनी, वहां पर काम करते थे, उनकी किताबें आई। ठीक है, फिर एक सोशियो साइकोलॉजिस्ट हुई मैरी पार्कर फॉले, महिला लेखिका है। तो वो सोशियो साइकोलॉजिस्ट, मतलब सोशियोलॉजी की भी एक्सपर्ट थी और साइकोलॉजिस्ट भी थी और मैनेजमेंट भी जानती थी। तो मैनेजमेंट में वो लोगों की साइकोलॉजी को समझने के लिए उनको लाया गया था, तो उनको भी यहां पढ़ना पड़ता है। फिर ऐसे ही एक हुए एल्टन मेयो, बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट थे। इनको पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और पब्लिक एड तीनों जगह पढ़ना पड़ता है। एल्टन मेयो तो बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं वो। तो उन्होंने फैक्ट्रीज के अंदर ये एक्सपेरिमेंट किया कि लोग काम छोड़ के क्यों जा रहे हैं उस जमाने में, है ना। 1930s के आसपास उनके एक्सपेरिमेंट चले, तो बड़े फेमस एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम कहां पढ़ रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में पढ़ रहे हैं। क्लियर हो पा रहा है, समझ पा रहे हैं कहां से चीजें आ रही है। आपको अब तक लग रहा था आईएएस बनना बहुत आसान है ना। ये सब भी पढ़ के आईएएस में एंट्री हो रही है। ये सब नॉलेज लेके आईएएस बनने जा रहे हो आप, तो सोचो आपसे क्या क्या उम्मीदें हैं। Sir, it is very difficult to find the relevance of these topics with syllabus. The topics are derived from syllabus and the subtopics and micro topics are derived from previous year papers. Kindly elaborate the connections. Yes, yes. ठीक है, मैं वही कर रहा हूं बेसिकली, है ना। तो और भी ऐसा डाउट आ रहा होगा तो आप पूछ लेना, क्योंकि आपको किसी एक टाइम पर लगेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, और मैं पढ़ा क्या रहा हूं, गवर्नेंस पढ़ा रहा हूं, और गवर्नेंस में बैकग्राउंड दे रहा हूं। और ये बैकग्राउंड जब आप 90s में पहुंचोगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक हमने पढ़ा है। अभी लग रहा होगा कि इसकी जरूरत क्या है ना, और ऐसा लग रहा होगा कि पब्लिक एड, लेकिन ये पब्लिक एड बिल्कुल नहीं है। ऑब्वियसली आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो तो उसके बिना हो नहीं सकता। बेसिकली गवर्नेंस है, और गवर्नेंस में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वो प्योर एंड प्योर इन्हीं बैकग्राउंड से पूछना शुरू किया है, जबकि लिखा नहीं है सिलेबस में। अभी आपने देखा बड़ा छोटा सा सिलेबस है। तो मैं इंडियन पॉलिटी से इसीलिए निकल कर आया कि आपको यह समझ में आए कि इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ना है, और अब गवर्नेंस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जहां काम करेगा वहां क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और किस तरह के चेंजेस उसके साथ लाए गए, समझिएगा। तो ऐसे ढेर सारे स्कॉलर्स आए, इनकी वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरीज डेवलप हुई। और ऐसा करते करते आप देखोगे ये सब्जेक्ट आज की डेट में 2023 तक ये सब्जेक्ट का डेवलपमेंट हो ही रहा है, क्योंकि हर चीज डेवलप कर रही है। तो ये सब्जेक्ट भी डेवलप किया। इस सब्जेक्ट में एक अच्छी चीज ये है कि बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, पब्लिक के बीच में है ये सब्जेक्ट। तो इसमें एवरीडे काम करने के तरीके बदल रहे हैं। यहां पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो था वो पेन और डायरी के साथ काम कर रहा था। यहां जब आता है तो अब उसके हाथ में टैब है, ठीक है।
तो अब आप क्या पढ़ रहे हो? ई गवर्नेंस पढ़ रहे हो। पहले ई गवर्नेंस नहीं था, क्योंकि उसको सिंपल पेन और पेपर से काम करना था। अब उसको ई गवर्नेंस के साथ काम करना है। पहले क्राइम का तरीका उसका अलग था, लोग चोरी किए, घर तोड़ दिए, ताला तोड़ दिए, दीवार तोड़ दिए। अभी कुछ नहीं तोड़ना, अभी पासवर्ड तोड़ना है और पैसा निकाल लिया, तो साइबर क्राइम आपका चैलेंज है। अब आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप पुलिस वाले हैं, एक आईपीएस हैं, एक आईएएस है, तो आपके चैलेंज बदल गए 23 तक आने तक। तो थेरीज काम कर रही हैं, जिन्होंने आपको क्या होगा, आप जब जाओगे लबासना तो पहला सब्जेक्ट कुछ होगा पढ़ने का, तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आईएम में जाओगे तो वहां भी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाएंगे, यही सारी स्टोरीज फिर पढ़ोगे, एफडब्ल्यू टेलर ने क्या किया, फेयोल ने, क्योंकि इनके बिना आप एक्सपर्ट नहीं बन पा रहे। एमबीए वाला तो ढेर पढ़ता है, इसीलिए आप देखो बड़ी बड़ी कंपनीज को लोग संभालते हैं, हजारों करोड़ के प्रॉफिट में ले जाते हैं। आपको क्या करना है? आपको वेलफेयर प्रोग्राम करना है। आप कोई बिजनेस नहीं करते हैं, बट समहाउ इट इज कंसिडर्ड एज बिजनेस लाइक। और बिजनेस के कुछ गुण आपको लेने हैं, खासकर 91 के बाद। 91 में क्या हुआ? एलपीजी, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, वहां से आपका बिहेवियर चेंज होना था। तो बिजनेस इसको एडॉप्ट कर रहा है, आप नहीं करते हो, और बिना किए आप सोचते हो कि बिजनेस हमारा डेवलप हो जाए। कैसे होगा? क्योंकि आप बेस में, आप मालिक हैं उस बिजनेस के। भारत सरकार के एक्चुअल बिजनेस के मालिक कौन है? भारत सरकार है। और भारत सरकार किससे बनी? आपसे और पॉलिटिशियन से मिलकर बनती भारत सरकार। तो आप मालिक हुए ना, तो मालिक का बिहेवियर जब तक चेंज नहीं होगा, उसका बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? इसीलिए बहुत पहले वुड्रो विल्सन ने क्या बोला? बिजनेस लाइक बिहेवियर। सोचो, उस आदमी को यह अंडरस्टैंडिंग थी कि बिजनेस लाइक बिहेवियर, तो बिजनेस लाइक का मतलब यहां पर व्यापार वाला बिजनेस नहीं है, उनका मतलब था कि आपका बिहेवियर प्रोफेशनल नहीं है। किसको बोला उन्होंने? एडमिनिस्ट्रेशन को, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटर्स को उन्होंने कहा आपका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा। उस जमाने में क्या था? मैं वापस वुड्रो विल्सन पे जा रहा हूं। उस जमाने में क्या था? भाई भतीजावाद, उसी को इंग्लिश में स्पॉइल सिस्टम कहा गया अमेरिका में, स्पॉइल्स, ठीक है। इस स्पॉइल सिस्टम में क्या था कि प्रेसिडेंट के अपने लोग अपॉइंट हो रहे थे। मैं आया तो मैंने अपने लोगों को अपॉइंट किया, आप आए तो अपने लोगों को अपॉइंट किया। तो भाई भतीजावाद चल रहा था और इसमें कोई भी मेरिट सिस्टम नहीं था। तो जब रिकमेंडेशन हुई मेरिट सिस्टम की, तो अमेरिका में 1883 में मेरिट सिस्टम लाया गया। और वुड्रो विल्सन थ्योरी कब दे रहे हैं? 1887 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सब्जेक्ट बनाया उन्होंने। आ रहा है समझ में? तो स्पॉइल सिस्टम काम करता था, तो कहा स्पॉइल सिस्टम बंद कीजिए। और इंडिया में मेरिट सिस्टम कब आया था? मैंने बताया हुआ है आपको, बोलिए। एक दिन बताया था ना, ब्रिटेन और इंडिया का। 1853 और 55, ठीक है, 1855। आप देखोगे उसके बाद अमेरिका में यहां 1883 को मेरिट सिस्टम लाते हैं। तो वुड्रो विल्सन एक तरह से क्या बोल रहे हैं कि आपका बिहेवियर प्रोफेशनल नहीं है। आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये कहीं से रिक्रूट होके नहीं आ रहे हैं। ये कौन है? घर के लोगों को, यार दोस्तों को आपने अपॉइंट कर दिया और कहा भाई चलो काम करो पीछे। ऐसे ही होता था पहले भी डायनेस्टीज में। तो जब प्रोफेशनल लोगों को अपॉइंट किया गया, तो वहां से चेंजेस आने शुरू हुए। आ रहा समझ में? कल मैंने कौटिल्य का एक स्टेटमेंट समझाया था। उन्होंने क्या बोला कि किंग शुड बी क्वालिफाइड। कल पढ़ा था हमने। तो कौटिल्य को अंडरस्टैंडिंग थी कि मेरिट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरिट सिस्टम के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होना चाहिए, फिर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। तो उस जमाने में ट्रेनिंग नहीं थी, बहुत प्रोफेशनल जब रिक्रूटमेंट का कोई मॉडल नहीं था, तो ट्रेनिंग का तो दूर दूर तक मॉडल नहीं था। हम राजा को ट्रेन नहीं करते थे कि राजा आ रहा है तो पहले उसको ट्रेन किया जाए। तो राजा के बेटे को ट्रेनिंग मिलती थी, जैसे घोड़े चलाने की ट्रेनिंग, तलवार चलाने की ट्रेनिंग। आपको पता होगा अकबर अपना पहला जो बैटल है वो एट द एज ऑफ 13 ईयर्स उन्होंने फाइट किया था। क्लियर है? 13 ईयर्स में, क्योंकि उनको बचपन से ट्रेनिंग मिल रही थी। तो एनीवेज आप देखोगे, बट प्रोफेशनल ट्रेनिंग ब्यूरोक्रेट्स को नहीं मिलती थी। आ रहा समझ में? अब यहां से आगे बढ़ते बढ़ते यह समझना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट के तौर पर
बदलता गया, जैसे जैसे डायनेस्टीज का तरीका बदला वैसे वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस आते गए। क्लियर है? अब ये चेंजेस, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि इन थ्योरीज की शुरुआत कहां से हो रही है, 1887 से इस सब्जेक्ट को बनाते बनाते हम 2023 तक पहुंच गए। इस बीच क्या हो रहा है, कुछ पॉलिटिकल साइंस वाले कंट्रीब्यूट कर रहे थे और कुछ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अब फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैसे होना है, सर्विस कैसे बढ़िया देना है, इन सारी चीजों पर इनका प्रिंसिपल काम कर रहा था। ठीक है? और ऐसा करते करते ढेर सारे स्कॉलर्स इसमें जुड़ते गए और एक टाइम ऐसा आता है 1960s के आसपास, जब यहां पर मोटिवेशन की थ्योरीज पर बात होने लगी, लीडरशिप की थ्योरीज पर बात होने लगी। क्लियर है? फिर कम्युनिकेशन के तरीकों पर बात होने लगी। जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलेगा कैसे बेहतर, ये सारी चीजें आप जाकर लवासना में पढ़ते हो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के आप हेड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रन करना। ठीक है? कम्युनिकेशन आप बेसिकली नहीं जानते, आप बीए एमए से आए हैं, आपको नहीं पता कि कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल्स क्या है। क्यों पढ़ना आपको लगता है एक टाइम पर, लेकिन जब आप ऑफिस ज्वाइन करते हो तब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आती है कि यार एमबीए वाला ज्यादा अच्छे से समझ पाता है अपने बिजनेस कम्युनिकेशन को, हम लोग नहीं समझ पाते। क्योंकि आपका काम पावर से तो चल जाता है, लेकिन कितने दिन पावर से एक टाइम के बाद आप काम नहीं कर सकते जब तक आपको टेक्निक्स ना आती हो। इसीलिए अब जितने भी आईएएस हैं उनको एडिशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स, मोटिवेशनल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, ये सब ट्रेनिंग अब आपको दी जा रही है। आपको आईएम में 6 महीने बिताना है। आ रहा समझ में? क्यों? क्योंकि ये सारे स्किल्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के पास हैं, इसलिए वो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं और बढ़िया से चलाते हैं। आप सिर्फ पावर के सहारे ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की कोशिश करते हैं, आपके पास वो मैनेजमेंट वाले स्किल्स नहीं है। आपको इकोनॉमिक्स पता है, सोशियो पता है, आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सब पता है, लेकिन आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नहीं पता। मैनेजमेंट में इसको ओबी बोल देते हैं शॉर्टकट में, है ना, एमबीए के कोर्स में। आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नहीं पता है, और यही कहां डाला है आपके टॉपिक्स में, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड पढ़े ना, अभी एथिक्स में पढ़ के आए, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब कहां पढ़ना था हमें, ये सब यहीं पढ़ना था। आपके सिलेबस में कहीं है नहीं, इसीलिए आप देखोगे वाईके अलग कमेटी, यूपीएससी की एक कमेटी है, उन्होंने रिकमेंड किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी मेड एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट। हालांकि हुआ नहीं यूनिवर्सिटीज के विरोध में, नहीं तो 2007-8 में तैयारी कर लिया था यूपीएससी ने इसको कंपलसरी करने के लिए। आ रहा है समझ में? तो जब नहीं हो पाया तो उसके कुछ एलिमेंट्स निकाल के आपके पेपर 4 में डाल दिया। कल परसों ही पढ़ा ना हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वैल्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्यों पढ़ाया जा रहा आपको, इसीलिए, और धीरे धीरे करके यूपीएससी ने आपको सारा कुछ पढ़ा ही दिया। ठीक है यहां तक? अब आप देखोगे यहां तक बढ़ते बढ़ते आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफी मैच्योर सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि शुरू में उसके ऊपर बुक्स नहीं थी, धीरे धीरे किताबें लिखी, कुछ थ्योरीज इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से उधार में लिया, कुछ मैनेजमेंट से उधार लिया, और दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया सब्जेक्ट बना। अच्छा, फिर एक टाइम पर क्या हुआ, इसमें एक और सब्जेक्ट एड ऑन होता है, कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब अमेरिका में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और भारत का एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में जो अच्छा अच्छा है उसको एक दूसरे से लर्न कर लिया जाए। आ रहा है समझ में? चाइना में कुछ अच्छा है, भारत में कुछ अच्छा है, तो दोनों आपस में एक्सचेंज करें। तो एक टॉपिक आया कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और ठीक इसी को आप याद कीजिए, जब हमारे देश का संविधान बना तो हमने क्या किया, 60 कंट्रीज को उठाकर हमने पढ़ डाला और कंपैरिजन किया। जो बेस्ट था उसको हमने उठा लिया, दैट वाज कंपैरेटिव स्टडीज। आ रहा है समझ में? तुलनात्मक अध्ययन किया हमने, और जो बेस्ट था, जो हमारे अकॉर्डिंग था, उसको हमने उठा लिया और हमने एडप्ट कर लिया। इससे क्या हुआ, हमारा डॉक्यूमेंट और ज्यादा साइंटिफिक बन गया। हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो और ज्यादा साइंटिफिक बन गया। और जितना हमने बाहर से पढ़ा समझा, इससे हमें यह समझ में आया कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस है, बाहर अकाउंटेबिलिटी की थ्योरी कैसे काम कर रही है। कल परसों पढ़ा हमने, क्या पढ़ा हमने, कि कोड ऑफ कंडक्ट बाहर कैसा अवेलेबल है, कोड ऑफ एथिक्स बाहर कैसे अवेलेबल है। क्यों पढ़ना पड़ रहा है?
अच्छा, गवर्नमेंट खुद पढ़ रही है ना, ऐसा नहीं कि मैंने उठाया अलग से डॉक्यूमेंट्स में, गवर्नमेंट खुद पढ़ रही है और उन रिपोर्ट्स को इस्तेमाल कर रही है कि इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम कोड्स ऑफ एथिक्स कहां से लाएं। तो पता चला न्यूजीलैंड में ऑलरेडी है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ हद तक लागू किया गया है। हमने सिटीजन चार्टर कहां से लिया? यूके से लिया। तो ये क्या था? ये कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है कि जो जहां बेस्ट है उसको उठा लो। मैंने एक और समझाया था आपको, याद होगा क्या था वो? डीएमयू, डिलीवरी मॉनिटरिंग यूनिट, मनमोहन सिंह ने अपने ऑफिस में एस्टेब्लिश किया था और वो पहले सिंगापुर में एस्टेब्लिश किया जा चुका था। तो हमने क्या किया, अब आज भी ऐसा ही हम कर रहे हैं। आरटीआई हमारे देश का नहीं, आरटीआई हमारे देश का नहीं है, ये भी हम बाहर से लेकर आए। तो जो भी अच्छी चीज है, गुड प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम बाहर से हमारे देश में लेकर आ रहे हैं और हम उसे और पर डे बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए। क्लियर हो रहा है? कुछ जगह ऐसा भी होगा कि जो बाहर अच्छी प्रैक्टिस है उसको आपको देखने भेजा जाएगा, ठीक है ना, आप विजिट पर जाओगे, फॉरेन विजिट पर जाओगे। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, बीआरटीएस का एग्जांपल दिया है मैंने क्लास में कभी। बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे पहले कहां लाया गया? कहां लाया गया? ब्राजील में लाया गया, ठीक है ना, ब्राजील में सबसे पहले लाया गया। उसके बाद सूरत में इसको इंप्लीमेंट किया गया और सूरत सक्सेसफुली चल पड़ा। जब दिल्ली में लाए तो फेल हो गया। ये दिल्ली में जगह कम है, कंजेस्टेड बहुत ज्यादा है, तो एक ही सड़क में बस के लिए सेपरेट लेन चाहिए था और बस वहीं रुके जो डेजिग्नेटेड प्लेस है वहां रुके। और अभी नया रायपुर से रायपुर जो बस आती है वो बीआरटीएस के योजना के तहत आती है, ठीक है ना, उसको सेपरेट लेन तो नहीं दिया है लेकिन उसका स्टॉपेज अलग तरीके का है। और वो कैसा है? डिफरेंटली एबल्ड फ्रेंडली है, ओल्ड एज फ्रेंडली है, सभी के फ्रेंडली है वो, है ना। तो ये भी क्या है? ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है। आप बोलोगे सर ये तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब केवल कलेक्टर या आईएएस नहीं है, जो कुछ भी इंप्लीमेंटेशन में हो रहा है वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ पार्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? जो भी मैनेजमेंट हो रहा है वो सब कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। यहां तक ठीक है? डीरेल तो नहीं हो रहा है कि सर क्या पढ़े जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है? तो हम पढ़ रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ग्रोथ कैसे हुआ, ठीक है ना। और इन्हीं में से थ्योरीज निकाल निकाल कर आपके सिलेबस में डाल दिया है। जैसे ई गवर्नेंस आपके सिलेबस में है, ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस हमारे देश का तो है नहीं, पहले इसे फॉरेन कंट्रीज ने एडॉप्ट किया था। हाँ, हमारे देश में अच्छी बात यह थी कि सॉफ्टवेयर मेकिंग कैपेसिटी हमारी बहुत अच्छी थी, सॉफ्टवेयर बनाने की कैपेसिटी हमारी बहुत अच्छी थी। जब सॉफ्टवेयर हमारे रेडी हो गए तो फिर हमने और ज्यादा काम करना शुरू किया और आज की डेट में आप देखोगे ऑलमोस्ट हमारा 80% पेपरलेस गवर्नमेंट काम कर रहा है। सो पेपरलेस गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस आर सिमिलर थिंग, कॉन्सेप्चुअली बोथ आर सिमिलर थिंग, राइट? पेपरलेस एंड ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस के बेनिफिट्स क्या होंगे? फास्ट हो गया, फोकस्ड हो गया, फ्रेंडली हो गया, इजी हो गया, दूर तक जा सकता है, डिस्टेंस मैटर नहीं करता, ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं। समझ पा रहे हैं? तो बैकग्राउंड इसीलिए पढ़ना जरूरी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक टाइम पर कैसा था और अभी कैसा है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट को हम लोग क्या करते हैं, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे एक को हम बोलेंगे ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर एक टाइम आएगा उसको बोलेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ऐसे 3 टर्म में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है? 3 सेक्शन में डिवाइड करके इसको देखेंगे। ये जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका बेस क्या था? इसका बेस ये था कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक थ्योरी समझनी पड़ेगी कि उसी टाइम पीरियड पर स्टेट हमारा कैसा था। स्टेट मतलब देश, राज्य, है ना? स्टेट कैसा था? बिकॉज स्टेट के नेचर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर मैच करता है। जैसा स्टेट होगा वैसा पब्लिक एड होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसा होगा स्टेट वैसा बिहेव करेगा, दोनों रेसिप्रोकल है, ठीक है? अब यहां पर स्टेट का नेचर पुराने दिनों में कैसा था उसको समझिएगा। मैं स्टेट को
टाइमलाइन में नहीं बांध रहा हूं, ठीक है, इन जनरल समझते हैं। सबसे पहले वाले स्टेट को हम बोलते थे पोलिस स्टेट, शुरुआती दौर के, क्योंकि इनका काम क्या था, पूरे टाइम कंट्रोल करना, और यहां ऑब्जेक्टिव था यहां पर लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना। सेकंड वाज टैक्स कलेक्शन वाज द ऑब्जेक्टिव। लिख लीजिएगा, इसको टाइटल आप दे सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट, पॉलिटी में भी पढ़ाया था मैंने, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट टाइटल दे सकते हैं इसको, ठीक है। स्टेट कैसे रूपांतरित हुआ, स्टेट धीरे धीरे कैसे बदला, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। क्लियर हो रहा है? ओके, देन अब ये पॉलिस स्टेट इसको कहा गया, लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना, टैक्स कलेक्शन करना, ये उसका बेस है, ठीक है। अब उस टाइम पर वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं होती थी। वेलफेयर का मतलब तालाब बनाना, कुएं खुदवाना, रोड बनाना, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल, ये सब कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते थे, वॉर बैटल्स है ना, ये सब में इंगेज रहते थे, और पब्लिक अपने हिसाब से चलते रहती थी। ये पब्लिक वेलफेयर जैसा कोई प्रोग्राम नहीं करते थे। सो अगेन बड़ा चैलेंज ये था कि उस टाइम पर उनका सेल्फ सर्वाइवल मोड ज्यादा था डायनेस्टीज का। फिर आप देखोगे कि पूरी दुनिया में ग्रेजुअली आगे बढ़ते बढ़ते वर्ल्ड हिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे तो एक टाइम पर क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। कब हुआ? अच्छा 1914 बोल रहे हो, हाँ 14 है ना, तो वहां से लेकर 1919 तक अप्रॉक्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता। सेकेंड वॉर स्टार्टेड इन 39, ठीक है, और 45 तक चलता है, ठीक है। तो आप देखोगे वर्ल्ड वॉर्स के खत्म होने के बाद यह डिसाइड हुआ कि अब गवर्नमेंट की मनमानी नहीं चलेगी। अब तक गवर्नमेंट कैसी थी कि मारो और काम लो, टैक्स नहीं दिए तो बहुत पिटाई करो, वेलफेयर अप्रोच था ही नहीं। लेकिन इस बीच हमने 2 वर्ल्ड वॉर्स देख लिए। इनके बाद फाइनली यह डिसाइड हुआ कि पब्लिक के पास पावर बहुत है, ठीक है ना। अच्छा, भारत जैसे देश आजाद भी हुए, क्योंकि कॉलोनियलिज्म भी चल रहा था ना, कॉलोनीज बनाकर रूल करने का सिस्टम था। हम भी काफी सॉरी अच्छा हुआ ऐसे में तलवार रहती हाथ में तो। थैंक यू। तो आप देखोगे कि वॉर के बाद एक अलग तरह की टेंडेंसी डेवलप हुई, क्योंकि पब्लिक कंट्रीब्यूशन बहुत था वॉर में, और भारत जैसा देश अपनी आजादी की लड़ाई खुद लड़के आजाद होता है, तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि भाई साहब अब रूलर टाइप का सिस्टम नहीं चलेगा। तो जितना भी रूलर माइंडसेट था वो लगभग कई जगह से खत्म हुआ। अफ्रीकन कंट्रीज आजाद हुए, है ना, एशिया में भारत जैसा देश आजाद हुआ, इधर जो साउथ ईस्ट एशिया है उधर भी बहुत कुछ आजादी हुई, थाईलैंड, मलेशिया, इलेक्टेड गवर्नमेंट का सिस्टम चालू हुआ। और जहां पर इलेक्टेड का मतलब हुआ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो हमारे लिए काम करे, हमारे वेलफेयर के लिए काम करे, इस तरह का अप्रोच आया। फिर भी 2-4 जगह वो बदमाश टाइप के राजा बचे हुए थे, है ना, जैसे इजिप्ट है वहां बचे हुए थे, कुछ मुस्लिम कंट्रीज में आज भी है, लेकिन वो लोग थोड़ा सा वेलफेयर अप्रोच में चलते हैं। जैसे दुबई वगैरह क्या है, प्योर फैमिली वाला है, वहां पर आपको पता होगा बाहर का एक भी आदमी एक टुकड़ा जमीन नहीं ले सकता। आप वहां जो भी घर लोगे वो घर आपका नहीं होता है दुबई में, क्योंकि आप उसकी रजिस्ट्री कर ही नहीं सकते, क्योंकि पूरी जमीन सब कुछ वो राजा का ही है वहां का, वो किसी को देते नहीं है। आप जो भी बिजनेस करो, जैसे पान की दुकान भी खोलोगे दुबई में, तो उसका एक शेयर राजा को जाएगा वहां का, ठीक है। आप बोलोगे यार अच्छा सिस्टम है ना, लेकिन वो लोग ट्रांसपेरेंट बहुत है, इसलिए वहां का बिजनेस बहुत ग्रो करता है। वहां आप अपना घर नहीं ले सकते, मतलब जो आपका घर है वो एक तरह से उन्हीं की प्रॉपर्टी, कभी भी वापस ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि कुछ जगह आज भी डायनेस्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, बाकी मोस्ट ऑफ दी जगह क्या हो गया, इसको फिर हमने नाम दिया वेलफेयर स्टेट, इसको नाम दिया कल्याणकारी राज्य, जो सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन आता, ठीक है। अब ये वेलफेयर स्टेट में पुलिस स्टेट अभी भी है, टैक्स कलेक्शन अभी भी होता है, लेकिन इसका स्टाइल बदल गया। अब यहां पर क्या हो गया, आप देखोगे कि इनको अब यहां पर टैक्स कलेक्शन तो है,
और पुलिस सिस्टम भी है। इसके अलावा वेलफेयर अप्रोच में इनके लिए स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, हॉस्पिटल, सड़क, है ना, ये सारा कुछ बनना शुरू हो गया। पब्लिक के वेलफेयर, फिर इलेक्शन जैसा सिस्टम आ गया। तो धीरे से ये जब चेंज आया तो अब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहां का कैसा रहा होगा, काफी डोमिनेटिंग रहा होगा, है ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग सिस्टम था। यहां चेंज होते ही उनका भी सिस्टम लिबरल अप्रोच हो गया कि वेलफेयर करने लगे वो लोग गवर्नमेंट के लिए। और यहां सिस्टम वेलफेयर है तो कैसा रहा होगा, सोशलिज्म रहा होगा या कैपिटलिज्म? सोशलिज्म, है ना। सोशलिज्म मींस जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके कंट्रोल में? तो मींस ऑफ प्रोडक्शन जो गवर्नमेंट या सोसाइटी के कंट्रोल में, इन दैट सेंस इट वाज सोशलिज्म। इसके बाद आप देखोगे इस सोशल वेलफेयर स्टेट से आगे बढ़े, जब ये ट्रैवल करते करते 90 के दौर में पहुंचते हैं, 90s में, तो इन्होंने कहा कि भाई साहब हमने बहुत अकेले चला लिया, अब अकेले हमसे नहीं चल रहा है स्टेट, अब हमें प्राइवेट पार्टीज चाहिए, मार्केट का पार्टिसिपेशन चाहिए, प्राइवेट कंपनीज का पार्टिसिपेशन चाहिए। इन दैट वे दे स्टार्टेड टेकिंग पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राइट। और यहां से गवर्नमेंट का काम क्या हो गया, पीछे बैठ के एडमिन संभालना, पीछे बैठ के मैनेजमेंट संभालना, और उस स्टेट को हमने नाम दिया एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट उसको नाम दिया। काम क्या हुआ इनका, पीछे बैठ के हैंडल करना, और जो काम किससे करवाना है, प्राइवेट कंपनी से। कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम आ गया, और यहीं पर 90s में क्या हुआ, पूरी दुनिया ग्लोबलाइज होने लगी, ग्लोबलाइजेशन का दौर आ गया, एलपीजी का दौर आ गया, डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस होने लगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल भी कैसा चेंज हो रहा है, अब ज्यादा से ज्यादा अब आप डोमिनेटिंग रोल से कोऑर्डिनेटिंग रोल में आ गए। क्लियर है, आप खुद डूअर थे, अब डूअर से क्या हो गए, अब आप फैसिलिटेटर हो गए। ओके, अब इनका काम क्या हो गया, फैसिलिटेट करना। अब इनका काम क्या हो गया, मैनेज करना। पहले खुद ही झाड़ू लगाते थे, अब कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम में कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि आप झाड़ू लगवाओ। आ रहा समझ में? सफाई का काम पहले गवर्नमेंट करती थी, अब बोला प्राइवेट कंपनी करेगी, हम बैठ के सुपरवाइज करेंगे, कहां कहां आपको स्ट्रीट लाइट लगाना वो हम बताएंगे, और करोगे आप, कॉन्ट्रैक्ट आप लोगे, बेनिफिट उठाइए, लेकिन पब्लिक को सर्विस दीजिए। गवर्नमेंट आपको पे नहीं करेगी, पब्लिक ही करेगी, लेकिन हम आपको पैसा देंगे। आ रहा समझ में? इस सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आया, कॉन्सेप्ट चेंज हुआ काम करने का। 2000 के बाद आप देखोगे यही तरीका कैरी ऑन हो। अच्छा, वेलफेयर अप्रोच खत्म नहीं हुआ है, पुलिस स्टेट खत्म नहीं हुआ है, ये सारा कुछ एग्जिस्ट करते करते प्लस होता गया, ये सारा प्लस होता गया, और फाइनली अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से आप काम कर रहे हैं, मोबाइल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, तो इसको कहा गया साइबर स्टेट। ओके, द फोर्थ स्टेज वाज साइबर स्टेट। व्हाट वाज दैट? द वे ऑफ वर्किंग वाज चेंज्ड। सारा कुछ कंप्यूटर से आप काम करने लगे, ई गवर्नेंस का सिस्टम आ गया, मोबाइल गवर्नेंस का सिस्टम आ गया, सैटेलाइट्स हम लॉन्च करने लगे, एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा, इंटरनेट के थ्रू काम करने लगे, पब्लिक को डोर टू डोर सर्विस देने लगे, और सारा कुछ डिजिटल होने लगा। तो अब यहां पर आपका रोल क्या हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का चेंज हो गया, पूरी तरह से चेंज हो गया। अब आप बोलोगे सर हमें कंप्यूटर नहीं आता, तो मे भी शायद एग्जाम पास तो कर लोगे, बट आप काम नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो भी चलाना आना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला टैब ले लो, आप सारा काम टैब में कर रहे हैं, एप्लीकेशन वहीं साइन कर दिया, टैब में होता है ना आजकल, पेन इस्तेमाल करते ही हैं, तो उसी में साइन कर दिया, ई साइन कर दिया आपने, आपको जरूरत ही नहीं प्रिंट आउट लेने की, उसी में अप्रूवल दे दिया। आपने पढ़ा, टक 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 निशान मारा, कुछ डाउट है तो गोल गोल किया। हम लोग कैसे आपको कॉपी चेक करके देते हैं सॉफ्ट कॉपीज में, वैसे वहां होने लगा। बहुत इजी है, सिंपल है, मेल पर सारा काम होने लगा, फोन उठा उठा के घूमने की जरूरत नहीं, सब टक 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 मेल आ रहा है, दिन भर बात हो रही है, इधर से इधर अप्रूवल, इधर अप्रूवल, पेपर्स की जरूरत ही नहीं है। एक टैब उठा के सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन के साथ वो घूम रहा है, ये पूरा ऑफिस उसका टैब में। चेंज हो गया मॉडल काम करने का।
अब आपको कंपेरेटिवली मैन पावर कम चाहिए, मैन पावर चाहिए। अभी भी सेंटर में कौन है, अंबानी है या गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है। अभी भी गवर्नमेंट ही है, अंबानी कितना भी बेनिफिट ले जाए बट वो सेंट्रल पोजीशन नहीं ले सकते। दैट मींस प्राइवेट कंपनीज और मार्केट और इंडस्ट्रीज कैन नॉट टेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, दे आर ऑलवेज फॉलोअर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थीम में या सेंटर में कौन है हमेशा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, स्टेट, वो हमेशा थीम में है, आप उसको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। हाँ, इतना हुआ कि उन्होंने अपने बराबर लाकर बैठा दिया आपको, कहा आप बराबर में आ जाइए और काम कीजिए, हम आपको बराबर का दर्जा दे रहे हैं। हमने इसी को क्या बोला, पार्टनर अप्रोच। क्या बोलते हैं हम इसको गवर्नमेंट में, पार्टनर अप्रोच। पार्टनर मींस कौन होता है, सबऑर्डिनेट नहीं होता ना, जो बराबर में चलता है। जब हम बोलते हैं हस्बैंड वाइफ लाइक अ पार्टनर, भले वाइफ एज में कितनी छोटी हो या हस्बैंड कितनी उम्र में छोटा हो, बट दे आर पार्टनर्स, तो वो पार्टनर है कहा जाता है, वहां हायरार्की काम नहीं करती। सेम वे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, दे बिकेम पार्टनर्स। कब ऐसा हो रहा है, 90s के बाद, शुरू में नहीं हुआ। यहां तो यह था कि भाई साहब हम ही हैं और कोई नहीं हो सकता, मोनोपोली थी। यहां पर एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं, मोनोपोली ऑफ स्टेट, पुलिस में, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में मोनोपोली थी आपकी। और अभी हमने 3-4 दिन पहले ही पढ़ा है, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, एमआरटीपी खत्म। अब आपकी मोनोपोली नहीं चलेगी, स्टेट खुद मोनोपोली नहीं रहा स्टेट का, क्योंकि अब वो उसको मोनोपोली की जरूरत ही नहीं है। कुछ जगह आज भी मोनोपोली है, जैसे इंडियन रेलवे, हालांकि उसमें भी हमने थोड़ा सा एरिया क्या किया है, प्राइवेट को दिया है। तेजस ट्रेन हमने चलवाया प्राइवेट से, फेल हो गया, अलग मैटर, ठीक है। आज ही मोदी जी ने अपना वाला भी लॉन्च कर दिया अपने ही नाम से, तो खैर वो प्राइवेट नहीं है, वो चुनाव का तरीका है। बट एनीवेज आप देखोगे सैटेलाइट्स में भी अब हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और अच्छी चीज बना कर दीजिए। अमेरिका हमसे बहुत आगे है, वो लोग घूम के भी आ गए प्राइवेट वाले बस ड्राइवर के साथ, है ना। और हम लोग अभी भी प्राइवेट करने के बारे में सोच रहे हैं। हम इतने आसानी से नहीं दे पाते हैं प्राइवेट को, क्योंकि हम क्या है, थोड़े से मतलब हमारे हाथ जो है ना ज्यादा जले हुए हैं, लंबे समय तक हम गुलाम रहे ना, तो हमें हर चीज से डर लगता है, क्योंकि ये टेक ओवर ना कर ले, कहीं गड़बड़ी ना कर दे। और वो लोग कैसे बिंदास हैं, वो लोग बहुत पहले से अपना सिस्टम चला रहे हैं। आप सोचो ना, 100 साल पहले पब्लिक एड को पढ़ रहे हैं वो लोग अपने सिलेबस में, तो वो लोग बहुत मैच्योर हैं अपने सिस्टम को संभालने के लिए, तो बहुत फ्री स्टाइल में वो देते हैं। देखो एलन मस्क को उन्होंने दे रखा है, कहा छोड़ो अपना कोई दिक्कत नहीं, किराया देते रहो सरकार को। अब स्पेस में जाने का एज सच कोई किराया नहीं है भाई, स्पेस किसके पास, ऐसा नहीं है कि भाई साहब रोको रोको रोको, नाका बैरियर यहां टैक्स दो, ऐसा तो है नहीं, वहां पर ओपन है, लेकिन उसको ले जाने की टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। तो उन्होंने बोला आप मार्केट बनाओ, इसका कमाई करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गवर्नमेंट को जो टैक्स है वो गवर्नमेंट लेगी टैक्स, तो गवर्नमेंट को क्या नुकसान है। अब हम तो हमारे यहाँ जो फ्लाइट सिस्टम है उसी में हमको डर लगा रहता है कि कोई यात्री है ना शराब पी के बदमाशी ना कर दे, कहीं कुछ गड़बड़ी ना कर दे, तो हम उसी को रोज कंट्रोल करने में लगे हैं, है ना। कहीं ट्रेन लेट हो गई, ये हो गया, कुछ हो गया। तो हमारा जो अभी इंटरनल मैनेजमेंट है वो थोड़ा मैच्योर होना बाकी है। हम स्पेस में कहीं प्राइवेट कंपनीज को दे दिए तो पता चला एक आध को छोड़ के वो वापस आ गए, ओ बोलो भाई साहब मैं ना कौन उतारेगा मुझे अभी उनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई है। और हमें टेक्नोलॉजी पर भी डाउट है कि मान लो उनको दे ही दिए और कल को वो पाकिस्तान के साथ सौदा कर बैठे, देन व्हाट, क्योंकि हमारी पॉलिसीज स्ट्रांग नहीं है। और अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, इन सब में क्या है, पॉलिसीज बहुत स्ट्रांग है। और हमारे देश में हमारी अपनी पॉलिसी बनी तो है, लूप होल्स बहुत सारे हैं, और हमारा जो ब्यूरोक्रेट है वैसा ट्रेंड नहीं है जो उनके ब्यूरोक्रेट्स है। इसीलिए हमारे देश में बहुत सारे चैलेंज आज भी बाकी हैं। ये जितना आप पढ़ रहे हो ना मॉडल, ये सब कहां का है, अमेरिका का मॉडल है। हमारे देश में तो सिर्फ हम हवा हवाई में पढ़ते हैं कि हमारे देश में भी आ गया है सब कुछ, लेकिन हमारे देश में 100% नहीं आया, और वो लोग लगभग 100% के मोड में। आ रहा है समझ में, क्लियर है। हम हमारे देश में उनका हार्डली 10 से 20% ही एडप्ट कर पाए हैं।
और वो लोग हमसे बहुत आगे हैं इन सब मामलों में। उनके यहाँ सारा कुछ ऑटोमेटिक, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी 40 to 45% बीपीएल कैटेगरी। उनको कहां से ट्रेन करोगे आप? बोलो भाई साहब अपने टैब में ले लेना, तो बोलेगा टैब क्या होता है? आ रहा समझ में? वो मोबाइल है उसके पास, हाँ यूट्यूब देखना आसान है उसके लिए, लेकिन आप बोलोगे मेल खोलो तो मेल आईडी उसको नहीं समझ में आती। ठीक है ना, बिना मेल आईडी के अपना काम कर रहा है। अब आप उसको बोले जीमेल खोलो अपना, ये खोलो वो खोलो, तो उसको कहां से समझ में आना? इतना मैच्योर हमने उनको नहीं बनाया ना। क्लियर हो रहा है? अभी एक बंदा रिपोर्ट कर रहा था पार्लियामेंट से। अब पार्लियामेंट में आपको पता है हर टेबल पे उन्होंने हर चेयर में टैब लगा दिया है, तो बैठे बैठे वो लोग वीडियो गेम ढूंढते रहते हैं कि इसमें कुछ होगा, है ना। तो सॉफ्टवेयर कंट्रोल करके रखा, वीडियो गेम डाला नहीं इन लोगों ने। तो कहने का मतलब है कि हम उस तरह से ट्रेंड नहीं है। उसका एक बड़ा रीजन है कि हमारे पीछे बहुत सारा गैप है। हालांकि कुछ मामलों में बहुत आगे, जैसे चंद्रयान 3 हमने छोड़ रखा है। कोई बोलेगा भाई साहब आप लोग बहुत आगे हैं, लेकिन नीचे जब देखेगा तो हमने फ्लेक्स में ढक रखा है उसको, गंदगी को फ्लेक्स में ढक रखा है हमने, जो अंडर डेवलप्ड है हमारा। अब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स, और तीसरे नंबर पे हम पब्लिक रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। आ रहा है समझ में? कुछ जगह अब जैसे बाहर से जब कंपनीज आती हैं, वो बोलते हैं भाई साहब हमें ईज ऑफ डूइंग दे दीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये कब हुआ? आजादी के 75 साल बाद अब हम ठीक ठाक रैंक लाने लगे। उनको लगने लगा है कि भारत में अब पेपरलेस काम होने लगा, फटाफट परमिशन मिलने लगी। कल का ही अपडेट है, आपको पता होना चाहिए, लैपटॉप और ये सब बीच में अभी बैन कर दिया था इंपोर्ट करने के लिए, और बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस था, थकाने वाला फॉर्मेलिटीज। कल ही बोला कि अब सेकंड्स में परमिशन मिल रही है लैपटॉप और ये सब मंगाने के लिए। जब हाहाकार मचने लगा, कॉर्पोरेट्स बोलने लगे भाई साहब मार्केट खराब हो रहा है, सबको लैपटॉप चाहिए, कहां से लाओगे? हमारे यहाँ वैसे चिप नहीं है, हमारे वैसे कंपनीज नहीं है। कहां है कोई कंपनी? हमारे देश की अपनी कोई कंपनी है नहीं, सब तो बाहर से ही हो रहा था ना। तो कितना चाइना का विरोध करोगे? आफ्टर ऑल सरेंडर हो गए और फिर मंगाना शुरू हो गया। आ रहा समझ में? तो ये हमारे देश में हम लोग कैसे ना बीच बीच का, अब फिर दिवाली आ रही, फिर प्रधानमंत्री बोलेंगे स्वदेशी आप फुलझड़ी जलाइए और ये सब, फिर उधर बाहर से आएगा। हमारा अपना वाला तो बन नहीं पा रहा है, क्योंकि हमारी पॉलिसीज वैसी नहीं रही है ना। हमने क्या किया, जो ठीक लगता गया ना बीच बीच से उठाते गए हम। तो अधूरा भी था तो वो उठा लिया, और ऐसा डे 1 से किया हमने। आ रहा है समझ में? तो बहुत कुछ मैच्योर चीजों को हम नहीं ले पाए, या लिया भी तो आधा अधूरा, थोड़ा ठीक लगा वही उठा लिया। जैसे टेक्नोलॉजी में हम बहुत आगे निकल गए, क्योंकि वो शुद्ध रूप में हमारा अपना था, है ना। आईआईटी एस्टेब्लिश कर दिया हमने, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एस्टेब्लिश कर दिया हमने, आईआईएम एस्टेब्लिश किया, एम्स एस्टेब्लिश किया। ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स की वजह से क्या हुआ, ये फील्ड बहुत आगे निकल गए, और जिन फील्ड्स में काम नहीं हुआ वो फील्ड पीछे रह गए। समझ पा रहे हैं? आप देखोगे मास लेवल पर हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया नहीं है। आप जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, सो क्रेडिट गोज टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो समझ पा रहे हैं गवर्नेंस में पढ़ना क्या है? अभी मैं सिर्फ बैकग्राउंड पे चल रहा हूं, फिर मैं सीधे आऊंगा कि ये ओवरऑल डेवलप कैसे हुआ। ठीक है ना, क्योंकि स्टोरी का जो क्रक्स है इस बीच में बहुत कुछ पढ़ना आपको, इनके बीच में, इनके डेवलपमेंट के बीच में। तो अब तक हमने अमेरिका के डेवलपमेंट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझा, और इनके ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट के बाद, ब्रेक के बाद ये पढ़ते हैं हम लोग। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है पढ़ने में? ठीक है, समझ पा रहे हैं बैकग्राउंड कैसा है क्या है? ये आपको यूपीएससी नहीं पूछ रही है, लेकिन बिना पढ़े आप समझ ही नहीं पाओगे कि एडमिनिस्ट्रेशन आया कैसे, प्रॉब्लम कहां पर है। ठीक है ना, और बड़ी बड़ी थ्योरीज को कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, कैसे अडॉप्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें आपके अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगी। ब्रेक ले लीजिए, फिर मिलते हैं।